नमस्कार दोस्तों। वो नाम बदल देंगे, वो कहेंगे मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, वो कहेंगे पिछली सरकार में आतंकवाद था, वो बोलेंगे कि पिछली सरकार में महंगाई थी, वो बोलेंगे पिछली सरकार में अव्यवस्था थी, वो बोलेंगे तमाम तरह की इस तरह की बातें। और फिर आप बरगला जाएंगे। लेकिन सच क्या है? आज हालात बद से बदतर हैं। आज हालात यह हैं कि जनता के लिए कुछ करने, जनता के लिए कुछ सोचने और जनता को सर्वोपरि रखने पर कोई विचार नहीं हो क्या रहा है? सिर्फ नफरत के बूते सत्ता मिल जाए, नफरत के बूते खेल हो जाए। उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मुखपत्र कहा जाता है, ऑर्गेनाइजर, उसने एक लेख प्रकाशित किया। उसमें कहा कि बंगाल और बिहार में मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, इसलिए ये तत्काल यह नियम और कानून बने कि जिससे इनकी आबादी रुके। अब आप सोचिए, इसकी बात कर रहे हैं। यह नहीं बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खुद कितने भाई बहन हैं। आप देखिए, उधर हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जस्टिस जो आरएसएस से गया हुआ है, वो कहता है कि यदि इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बच्चे शादी करते रहे तो एक दिन आएगा सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। हाई कोर्ट का जस्टिस कहता है अपनी कोर्ट। शर्म नहीं आती है उसे? बुरी तरह महाराष्ट्र में हारे हैं। उसके बाद करते क्या है? मरीन लाइन का नाम बदल के मुंबा देवी लाइन करेंगे। अरे भाई, मुंबा देवी करो, मरीन लाइन करो, कुछ भी करो, उससे क्या भला होने वाला है? वहां व्यवस्थाएं क्या बदलेंगी? नहीं बदलेगी, कुछ नहीं हो। तो इस तरह की स्थितियां, आपको याद होगा नोटबंदी की गई थी, क्या कहा गया था? यह आतंक पर अटैक है, यह आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक है, यह सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पर, और यह सर्जिकल स्ट्राइक है तमाम उन उपद्रवी तत्वों पर। लेकिन हुआ क्या? ना आतंकवादी कम हुए, ना आतंक कम हुआ, और ना काला धन, उल्टा काला धन कई गुना बढ़ गया। यह उपलब्धि है उसकी। लेकिन इस देश के अंदर तमाम आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई, समस्याएं पैदा हो गई। देश के तमाम उद्योग धंधे और व्यापार प्रभावित हो गए बुरी तरीके से। फिर क्या कहा गया? एक देश एक टैक्स। और हुआ क्या? जीएसटी लाए, और जीएसटी में इतने स्लैब हो गए हैं कि आप गिन ही नहीं पाएंगे। और एक देश एक विधान, एक उसकी बात खत्म। फिर आप याद करिए, कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा था उसका, अनुच्छेद 370 के तहत उसे हटाते वक्त कहा था इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे वहां अमन चैन स्थापित होगा। हालत क्या है? जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अब तक 9 सैनिक हमारे मारे जा चुके हैं, 9 सैनिक शहीद हो गए हों, दर्जनों नागरिक मरे हों, और तमाम घटनाएं हुई हो, दर्जनों लोग घायल हुए हो, दर्जनों सैनिक घायल हुए। लेकिन साहब ये कहते हैं 3 आतंकी हमले हो चुके हैं, छोटी छोटी और तमाम घटनाएं हुई हैं, मुठभेड़ हुई हैं, लेकिन ये कहानियां बताई जाती हैं। यानी आतंकवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इन्होंने 6 मारे तो उन्होंने 8 मार दिए। यह हालत है, और उसके बाद कहते हैं बड़ा अमन चैन बना दिया, ये कर दिया। फिर इसके बाद इसी तरीके से महंगाई पर अब की बहुत हुई, महंगाई की मार अब की मोदी सरकार कहते थे। हालत यह है, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे दूसरे और सामान हो, दूध हो,
मक्खन हो, कोई चीज आप देख लो, टोल हो, हर चीज बढ़ गई जिस दिन से नरेंद्र मोदी जीत के प्रधानमंत्री बने, तिवारा प्रधानमंत्री। हर चीज के दाम बढ़ गए, और थोड़े बहुत नहीं, इतने बढ़ गए, तमाम सामान की जो है कालाबाजारी होने लगी है, तमाम सामान रोक लिए गए हैं, महंगे किए जा रहे हैं इसी बहाने, और ये खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी को शपथ लिए 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में आपको क्या मिला? नंबर 1, ट्रेन हादसा। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, जवान शहीद हुए, लोग मारे गए। नंबर 3, नीट पेपर लीक, यूजीसी एनईटी का पेपर लीक, तमाम पेपर निरस्त। नंबर 4, दूध, दाल, सब्जी, गैस, टोल सब महंगा। नंबर 5, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। नंबर 6, बेरोजगारी ने 8 महीने का रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 7, थोक महंगाई दर ने 15 महीने का नया रिकॉर्ड बनाया। लोग खाने तक के लिए परेशान हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की बचत खत्म हो गई है, कैसे उनकी आमदनी कम हुई है। इस देश के अंदर पहली बार है कि देश की आमदनी कम हो रही, नहीं तो सदैव बढ़ती थी। यह स्थिति है। और बेरोजगारी की तो बात मत करिए। बेरोजगारी की स्थिति है, जो बेरोजगारी दर 5.44% हुआ करती थी, वो अब 9 हो गई है, करीब करीब 10%। यानी 10% की दर से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, सीएमआई के आंकड़े। और उसके बाद तुर्रा ये कि भारत में 6% रोजगार बढ़ गए हैं, मिल रहे हैं। अब 6% मिल रहे हैं, 10% बेरोजगारी दर है। यदि इन्हीं के मान लिया जाए, हालांकि वो झूठा है। क्यों झूठा है? कि वो सिर्फ एक सेगमेंट की बात करता है, छोटे से सेगमेंट। वो ऐसा सेगमेंट है कि पहले कभी इसकी गणना नहीं होती थी। कोई किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई और कहीं काम कर रहा है, इसका कभी भी वो नहीं किया जाता। अब उसको भी रोजगार में, वो तो मजबूरी में काम कर रहा होता था। कहीं काम नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतना मिल जाए जिससे रोटी खा ले, परिवार को कुछ कर ले, मरने न दे भूखों। तो आज यह स्थिति है। तो वो झूठ के आंकड़ों के बोलते। हालात ये है कि 90 करोड़ युवा बेरोजगार है। फिर नरेंद्र मोदी जब से बने हैं प्रधानमंत्री, 1 महीने में क्या हुआ? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। कभी नीट का पेपर, कभी यूजी नीट का पेपर, कभी यूजीसी का पेपर, कभी किसी और का। तो इस तरह से पेपर लीक, कहीं पेपर कैंसिल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। युवा परेशान है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। बेचारा क्या करे? तो आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे। सोचिए आप 24 घंटे हुए कितना हो। किसान इसी तरीके से हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूरों की यही हालत। इतनी आत्महत्याएं बढ़ गई। इस हालात ये हो गए हैं कि अब तक कई अग्निवीर आत्महत्या कर चुके हैं, और कई बेचारे जो शहीद हुए उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। झूठ बोला जा रहा है उस मामले में। तो यह स्थिति है देश की। देश में भ्रष्टाचार इस तरह से चरम पर है कि जो महंगी महंगी बड़े पैसा लगा के सड़कें बनती हैं, वो धंस जाती हैं। पुल टूट जाते हैं, बनते ही टूट जाते हैं। पुराने होते टूटते कोई बात नहीं, बनते ही टूटते हैं। एयरपोर्ट की छतें गिर जाती हैं, और न जाने क्या क्या हो। इसके बाद चीन हमारी जमीनों पे कब्जा करता जा रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स आ गई कि कैसे चीन ने पेंगोंग झील के पास में अपने पक्के बंकर बना लिए, और किस तरीके से उन्होंने हमारे देश की कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब खबर है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास खुदाई कर बंकर बना रहा है। चीन ने ये बंकर उस सिरपाज मिलिट्री बेस के पास बनाए हैं, जिस पर भारत का दावा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने इस जगह पर कई बड़े अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, और इन बंकरों में बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद स्टोर करने की सुविधा है। इस पूरे बेस को चीन ने सड़कों और खाइयों के एक बड़े नेटवर्क से जोड़ा है। और जब यह स्थितियां हों
तब आता है कि प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं। रेल हादसे हो रहे हैं, हजारों लाखों लाखों लोग मर गए हैं नरेंद्र मोदी के ही शासन में। लाखों लाखों लोग मर गए हैं रेल हादसों में, और इतने रेल हादसे हुए हैं जो रिकॉर्ड बन गए। अभी हाल ही में जलपाईगुड़ी में हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस में, उसके पहले हुए, और उन्हें ना रोक पा रहे हैं ना कंट्रोल कर पा रहे हैं। हालत यह है कि आज आप न सड़क पर सुरक्षित हैं, ना आप ट्रेन में सुरक्षित हैं, न विमान में सुरक्षित हैं। तो आज सुरक्षित कहां है? घर से निकलेंगे तो लूट हो जाएगी, डकैती पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज चल रहा है। सच बता दें, जो पत्रकार सच बोलते हैं वो करते हैं, उन पे एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा ही केस शामली में हुआ। और कहीं आप धोखे से अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो तुरंत गिरफ्तार होंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ में रेप उत्तर प्रदेश में होते हैं, सबसे ज्यादा लूट और घसोट उत्तर प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो। किस चीज में? उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे हो गया है। कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं जमीनें कब्जा हो रही, कहीं घर कब्जा हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। कहने को बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर कहां चल रहा है? अपने एजेंडे पे चल रहा है और नहीं चल रहा है। तो यह हालत, फिर लोग करें क्या? तब राहुल गांधी एक मसीहा की तरह से आते हैं, लेकिन वो भी क्या करें? हमारा जब प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए वो काम वो करते हैं। तो राहुल गांधी जैसे ही सुनते हैं कि हाथरस में हादसा हुआ, वो जाते हैं, उनके लोगों का दर्द बांटते हैं, उनके लिए जो भी कुछ हो सकता है करते हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार एक एसआईटी बनाती है और उस दोषी बाबा को बचाने का काम करते हैं। छोटे छोटी मछलियों पे डाल के बड़ी मछली को बचा दिया। यह स्थिति है। क्यों? इन बाबाओं के ही सहारे तो सरकार है, उन्हीं के सहारे तो पूरे सारी धांधली होती। मंदिरों और तमाम संस्थाओं के जरिए झूठे प्रचार होते हैं। इसके बाद आप देखिए गुजरात में जिस तरह के हालात हैं, वहां होता है, कौन जाता है? राहुल गांधी जाते हैं। वहां जाकर उन लोगों के दर्द साझा करते हैं जो तमाम सारे हादसों में शिकार हुए, और सरकार के कारण वो हादसे हुए, कोई और कारण नहीं, सरकार की गलती। यह स्थिति तो ये दोनों जगह बताया। तीसरा, मणिपुर कितने वक्त से 14 महीने हो गए जल रहा है। बेटियों के साथ रेप से लेके कौन सी बीभत्स घटना नहीं हुई, लेकिन सरकार को फिक्र नहीं। राहुल गांधी जाते हैं, वो लड़ते हैं उसके लिए भी। फिर असम में बाढ़ आई हुई है, 30 लाख से अधिक लोग बेघर हुए पड़े हैं, कौन जाता है उनके रिलीफ कैंप में? राहुल गांधी। और फिर वो आते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली चले जाते हैं, वहां पहुंचते हैं, वहां पे वो उस शहीद के परिवार से मिलते हैं जो अंशुमान सिंह शहीद हुआ था, जिसे अभी कीर्ति चक्र मिला। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। कैसी मुलाकात रही? बहुत अच्छी, पॉजिटिव ही आई है। देश ने अपने बेटे को खोया है, क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं बहुत 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके।
उसके परिवार से चर्चा करते हैं, क्या मदद हो सकती है, कैसे हो सकता है, उस पर बात करते हैं। राहुल गांधी वहां जाते हैं, किसानों का, जहां किसान शहीद हुए थे एक समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू तब आए थे 103 साल पुराने, वहां 700 किसान तब शहीद हुए थे और 1500 के करीब घायल हुए थे गंभीर। वहां राहुल गांधी जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद में वहां जनता के लोगों से, अपने मतदाताओं से मिलते हैं, उनके दर्द समझते हैं, उनकी बात समझते हैं। पता चलता है कि एम्स में जो उनकी मां ने बनवाया था, उस एम्स को अभी तक कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसमें तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं, वहां का पूरा जायजा लेते हैं और समझते हैं कि एम्स में क्या क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, कैसे है। डॉक्टर्स से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, मरीजों के हालचाल लेते हैं। और जब वो ये सब करके, तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा होता है? न वो मणिपुर जाता है, न वहां जाता है, न यहां जाता है, वो सिर्फ नफरत की दुकान खोलता है। तो एक नफरत से ही पनपे वो पुतिन के पास जाता है, व्लादिमीर पुतिन, जो मानवता का अपराधी है, जिसके हाथ खून से सने हुए हैं, जिसने यूक्रेन पर इतना गंभीर हमला किया, बच्चों के अस्पताल पर हमला कराया मिसाइल से, बच्चे मर गए सैकड़ों। सोचिए, इतना गंदा व्यक्ति हो, उसके पास जाकर के वहां पर क्यों? क्योंकि उससे कि हाँ साहब, हमें पुरस्कार दे दो अपना बड़ा, हम अपने यहां वाहवाही बनाएंगे और आप धंधा होने दो। और धंधा किसका? अदानी अंबानी का। जब उसके साथ कोई व्यापार नहीं कर रहा था, तो इन्होंने व्यापार करके अदानी अंबानी को खूब कमवाया। मानवता के साथ नहीं खड़े, यही। उसके बाद यही इजराइल के साथ खड़े होते। 6 बार ये चाइना गए और वहां पर जाकर के 18 बार उनके राष्ट्रपति से मिले, लेकिन चाइना हमारे साथ बार बार धोखा कर रहा है। उधर रसिया 6 बार गए, 17 बार उनके राष्ट्रपति से मिले, और साहब ये ड्रामा हो। तो ये धंधे का खेल करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी सच के लिए लड़ते हैं। वो कश्मीर की भी आवाज बनते हैं, वो आवाज बनते हैं मणिपुर की, वो आवाज बनते हैं देश के हर कोने की, और सच के साथ खड़े होते हैं। झूठे नैरेटिव नहीं बनाते, राजनीति नहीं करते। यही वो जनता के साथ जब खड़े होते हैं, तो जनता उनके लिए राजनीति करती है। यह अंतर है दोनों। जय